फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे राजस्थान का सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो वर्तमान में राजस्थान की सकल घरेलू आय में धीरे धीरे सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं। सेवा क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ता को किसी प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई सेवा है, दूरसंचार से संबंधित सेवा है, टीचर आपको पढ़ाने की सेवाएं देता है, डॉक्टर आपका इलाज करने की सेवाएं देता है, एडवोकेट आपके लिए केस लड़ता है, तो वह भी एक प्रकार की सेवा है। इसी प्रकार से आप होटल जाते हैं तो वहाँ पर आपको ठहरने के लिए सेवा प्रदान की जाती है। तो कई प्रकार की सेवाएं हैं। वित्तीय सेवा हो सकती है, बैंकिंग सेवा हो सकती है, व्यावसायिक सेवा हो सकती है, भंडारण, परिवहन सेवा, जैसे हम ट्रेवल्स करते हैं, बस रोडवेज की बस में इधर से उधर जाते हैं या किसी और साधन से जाते हैं, तो वह भी एक सेवा है। सेवा से तात्पर्य हम वस्तु का भुगतान करते हैं तो वस्तु लेकर आते हैं, परंतु सेवाओं का भुगतान करते हैं तो कुछ हम उसमें कई बार लेकर नहीं आते हैं, पर उससे हमको थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है, वह एक तरह से सेवा है। जैसे आप होटल जाते हैं तो होटल में आप रुकते हैं, वो एक सेवा है। इसी प्रकार से बहुत सारी सेवाएं राजस्थान में प्रदान की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के सेवा क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राजस्थान में सेवा क्षेत्र में जो प्रवेश है उसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा हमारे यहाँ नियुक्तियाँ की जाती है। अगर डॉक्टर की नियुक्ति करनी है, इंजीनियर्स की नियुक्ति करनी है, कॉलेज में प्रोफेसर्स की नियुक्ति करनी है, स्कूल में टीचर्स की नियुक्ति करनी है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो नियुक्तियाँ होती है वह सारी सेवा क्षेत्र से संबंधित होती है। इसी प्रकार से पुलिस आपके जान माल की सुरक्षा करती है, ये भी एक सेवा का कार्य है। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें सेवाएं होती है। तो थोड़ा सा हम पहले ये जान लेते हैं कि सेवा क्षेत्र का राजस्थान के लिए क्या उपयोग है। अगर हम देखें तो राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में 45.10% प्रचलित मूल्य पर सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है, और अगर स्थिर मूल्यों की बात करें तो लगभग 11.89% हमको सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण, ये सभी चीज़ें सेवाओं में सम्मिलित है। राजस्थान में इन चीज़ों की व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण आदि का राजस्थान के जीडीपी में प्रचलित मूल्यों पर योगदान 17.56% है, जबकि स्थिर मूल्यों पर इनका 14.45% है। इसी प्रकार से बैंकिंग सेवा जो होती है, वित्तीय सेवा, स्थावर संपत्ति, पेशेवर सेवा, इनका भी योगदान होता है। इसके अलावा लोक प्रशासन है, रक्षा है, अन्य सेवाएं भी राजस्थान में होती है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, राजस्थान भारत सरकार के द्वारा जन आधार को परिवार व उसके सदस्यों के पते, संबंध, पहचान के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो ये जो जन आधार बनाते हैं ये भी एक सेवा है। ई मित्र के रूप में जो आपके लिए कार्य करते हैं वो भी एक सेवा है। इस सेवा के बदले शुल्क लेते हैं, पर इस प्रकार की चीज़ों को सेवा में शामिल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में सेवा क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें 2020-21 की हम बात करें तो इस सेवा क्षेत्र से राज्य को 3.02 लाख करोड़ रुपए की आय होने की अनुमानित संभावना है। सेवा क्षेत्र में राज्य में लगभग 5% की दर से औसत रूप से वृद्धि हो रही है। तो धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम सेवा के प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं तो 2021-22 के समंकों के अनुसार होटल, व्यापार और जलपान गृह से 28.45% कुल जो सेवा क्षेत्र का पैसा है उसमें होटल,
व्यापार, होटल व जलपान गृह से 28.42% मिल रहा था। परिवहन, भंडारण व संचार से 10.51% मिल रहा था। वित्तीय सेवाओं से 8.59% मिलता था। इसके अलावा स्थावर संपत्ति, आवासीय गृह आदि से 23.05% मिल रहा था। इसके अलावा लोक प्रशासन से 7.21% और अन्य सेवाओं से 22.22% मिल रहा था। आपके स्क्रीन में देखिए, एग्रीकल्चर से राजस्थान को आय प्राप्त हो रही है। 2020-21 का इसमें समग्र दिया हुआ है। करंट प्राइस पर एग्रीकल्चर से राजस्थान को 29.77% की आय हो रही है। 24.38% इंडस्ट्रियल सेक्टर से प्राप्त हो रही है, जबकि सबसे अधिक 45.43% सेवा क्षेत्र से प्राप्त हो रही है। ये करंट प्राइस पर है, तो ये बता रहा है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र का विकास होता जा रहा है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राज्य के आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वह लोक प्रशासन सेवा हो, चाहे परिवहन सेवा हो, भंडारण सेवा हो। इन सभी सेवाओं का धीरे धीरे भाग हमारे यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। इसी प्रकार से राजस्थान की जो सेवाएं हैं उसमें पर्यटन भी एक सेवा है। राजस्थान के बाहर से कोई या विदेश से कोई व्यक्ति आता है और राजस्थान में घूमने के लिए आता है, तो वहाँ पर भी एक वो राजस्थान के आकर्षक स्थलों को देखने के लिए आता है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान भारत के प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक है तथा विश्व के पर्यटन मानचित्र में राजस्थान का एक विशिष्ट स्थान है। अनुमान लगाया जाता है कि हर विदेश से 3 व्यक्ति आते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति आवश्यक रूप से राजस्थान के पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए आवश्यक रूप से आता है। इसका मतलब है कि राजस्थान का जो पर्यटन है वो अपने आप में बहुत अनूठा है और देसी विदेशी पर्यटकों के ये आकर्षण का केंद्र है। राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण में शाही रेलगाड़ी प्लेस ऑन व्हील्स है। हमारे यहाँ जो किले हैं, महल है, हवेलियाँ है, मेले हैं, त्यौहार है, राजस्थान की हस्तकलाएँ हैं, हेरिटेज होटल है, एडवेंचर टूरिज्म है, ग्रामीण व इको टूरिज्म है, धार्मिक पर्यटन के रूप में मंदिर है और मंदिर की स्थापत्य कला है, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, ऐसी कई चीज़ें राजस्थान में हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन का और राजस्व सृजन का कार्य करती है। राज्य के पर्यटन विकास के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ राजस्थान के निवासियों के लिए चूँकि पर्यटन में असीम आय व रोजगार की संभावना है, इसलिए सरकार के द्वारा समय समय पर पर्यटन नीति जारी की जाती है और उसमें संशोधन किए जाते हैं। राजस्थान की पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना में हमारे यहाँ गेस्ट हाउस स्कीम चलाई गई है 2021 से। इसके अलावा 1 जुलाई 2021 को हेरिटेज संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की पर्यटन नीति, तो हमारी जो पर्यटन नीति है वो अभी हाल ही में अपडेट 2020 में की गई है, यानी 2020 में की गई है। इसके अलावा जगह जगह पर्यटनों की सुविधा के लिए पर्यटक स्वागत केंद्र लगाए गए हैं। यहाँ तक कि हम राजस्थान से बाहर भी हमने पर्यटक सूचना ब्यूरो खोले हैं। राजस्थान आने वाले पर्यटकों की यात्रा को सहज व यादगार बनाने के लिए विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को राजस्थान टूरिस्ट मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया गया है, जिस ऐप के माध्यम से आसानी से राजस्थान के जो टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मेलों का आयोजन है, वो हमारे यहाँ पर्यटन के विकास के लिए किए जा रहे हैं। बजट घोषणा में भी हमारे हिंदू, जैन, सिख, मुस्लिम तीर्थ स्थलों को धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए व राज्य में सर्वधर्म सद्भाव बढ़ाने के लिए
प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य में 5 मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मरु महोत्सव जैसलमेर है, ब्रज होली उत्सव भरतपुर में है, चित्तौड़गढ़ में दुर्ग महोत्सव मनाया जाता है, शेखावटी उत्सव लक्ष्मणगढ़ में मनाया जाता है और नागौर में मेला होता है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के पर्यटन में भी राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अलग से पर्यटन के बारे में हम अलग से वीडियो में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन से शहर में कौन कौन से पर्यटक स्थल है, उसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति की। राज्य की संस्कृति को भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। राज्य की संस्कृति की झलक हमारे यहाँ जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में दिखती है, जहाँ दृश्य कला, प्रदर्शन कला, संगीत, नृत्य, नाट्य और साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षा हेतु एक उत्कृष्टता का केंद्र जवाहर कला केंद्र को कहा जा सकता है। जवाहर कला केंद्र के पुनर्द्वार के साथ जवाहर कला केंद्र पर कार्यक्रमों का उद्देश्य नियमित व उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम, जिसमें शास्त्रीय हो सकते हैं, समसामयिक हो सकते हैं, दोनों विद्याओं के अंतर्गत कलाओं को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। हम थोड़ी राजस्थान में जो जवाहर कला केंद्र है उसमें दृश्य कला और फिल्म फर्स्ट चीज़ वहाँ पर प्रदर्शनी होती है, जिसमें चित्रम हो सकता है, शक्ति हो सकती है, सोनो राजस्थान हो सकता है, विहंगम राजस्थान, पेंटिंग, मूर्तिकला, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्पेस इन स्पेस, अग्निकला, वैशाख उत्सव आदि के रूप में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। नाटक, एक अभिनेता की मौत नाटक प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा शिविर लगाए जाते हैं, शक्ति, आज़ादी, @25, मिट्टी की मूर्तिकला आदि पर। इसके अलावा पेंटिंग के एग्जीबिशन होते हैं, फड, मांडना, पिछवाई, आदिम चित्रकला, राजस्थानी लघु चित्रकला आदि पर हो सकते हैं। इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव, दांडी मार्च, स्वतंत्रता 2.0, जो सुख चाहे सदा, व्यंग चित्र, भारतीय लघु कला, साफा बांधना, रंगों का दर्शन, टाई एंड डाई, सुरेख, चूड़ी बनाना, मीनाकारी, रचनात्मक लेखन, मथेरन, तस्वीर बनाना, उस्ता कला, कला संरक्षण, शिल्प आदि कई चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। नाट्य, यहाँ पर एक नाट्य रंगमंच भी है, जहाँ कठपुतली बनाना, पाठकथा लेखन कार्यशाला होती है, फिल्म प्रशंसा कार्यशाला होती है आदि, देशभक्ति गीतों एवं पंखुड़ी का प्रदर्शन होता है, संगीत व नृत्य के कार्यक्रम भी यहाँ किए जाते हैं। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राजस्थानी संस्कृति की विरासत को जीवंत रखने में जवाहर कला केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसके अलावा राजस्थान का साहित्य में भी बहुत योगदान है। हमारे यहाँ कई बार साहित्यों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। महिला कवियों के द्वारा कविता पाठ, विजुअल स्टोरी टेलिंग, चंद्रशेखर आज़ाद टॉक, एक रचनात्मक शुरुआत कैसे करें, जैसे कई कार्यक्रम हमारे यहाँ जवाहर कला केंद्र में साहित्य को विकास करने की दृष्टि से भी चलाए जा रहे हैं। बुक लवर्स मीट अप भी लगाया जाता है। बुक डिस्कशन एंड पॉडकास्ट एपिसोड 1 से लेकर 10 तक आयोजित किए जा चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि राजस्थानी साहित्य को भी प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जवाहर कला केंद्र के द्वारा काफ़ी बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में जो प्राचीन पुरातत्व महत्व की वस्तुएं हैं, उनके भी संग्रहालय जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिसको काफ़ी पर्यटक देखने के लिए आते हैं। पुरातत्व संग्रहालय विभाग के द्वारा यहाँ पर म्यूजियम स्थापित किए जाते हैं, जो राजस्थान की कला, वास्तुकला को विभिन्न रूपों में बताते हुए हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, प्रदर्शन करना और विवेचन करने का कार्य किया जाता है पुरातत्व संग्रहालय के द्वारा। बहुत सारे हमारे यहाँ पर पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं, जिसमें भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में, फतेहगढ़ किला अजमेर में, शिव मंदिर ओसिया में, फलोदी कोट जोधपुर,
शाहबाद किला, बारा में, शेरगढ़ किला, अटरू में, बहुत सारी चीज़ें हैं। राव बीकाजी की टेकरी बीकानेर में है, बीकानेर शहर के प्रसिद्ध दरवाजे हैं। इसके अलावा भ्रतहरि गुंबज अलवर है, पुरास्थल चंद्रावती सिरोही, बहुत सारी जगह पर सरकार के द्वारा इसमें कार्य किया जा रहा है। इसके बारे में हम अलग से और बात करेंगे। इसके अलावा राजस्थान में मंदिरों की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए देवस्थान विभाग की भी स्थापना की गई है। ये 390 प्रत्यक्ष प्रभार और 203 आत्मनिर्भर मंदिरों का सीधा प्रबंधन देवस्थान विभाग के द्वारा किया जाता है। इस विभाग के द्वारा मंदिरों की मरम्मत का कार्य है, जीर्णोद्धार का कार्य और विकास का कार्य किया जाता है। इसके अलावा ट्रस्ट के द्वारा संचालित मंदिरों को सहायता प्रदान करने का कार्य भी देवस्थान विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा एवं सिंधु दर्शन योजना भी देवस्थान विभाग के द्वारा की जा रही है। इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों यथा रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, शिरडी, द्वारकापुरी, तिरुपति, कामाख्या, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, श्रवण बेलगोला, समय शिखर, बिहार शरीफ, गोवा, हरिद्वार, कोची, लखनऊ आदि की मुफ्त यात्रा व दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके अलावा इस विभाग के द्वारा कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए भी व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक तीर्थ यात्री को 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी इस प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य के देवस्थान विभाग के द्वारा मोक्ष कलश योजना कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत करते हुए ऐसे परिवार जिनमें मृत व्यक्तियों की अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने हेतु उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं, उनको मोक्ष कलश योजना के तहत उनके परिवार के 2 सदस्य को हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। ये कार्य भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। तो हम कहते हैं कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमने बात करी राजस्थान की सेवाओं की, उसमें पर्यटन सेवाओं की बात करी, राजस्थान की संस्कृति की बात करी। इसी प्रकार से वित्तीय सेवा भी राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकिंग की सेवा है, इंश्योरेंस की सेवा है, ये सभी वित्तीय सेवाओं में आता है। जो राजस्थान में जो बैंकिंग सेवा है वो सारी की सारी वित्तीय सेवाओं में है। वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत जमाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य और विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण का कार्य, ये दोनों कार्य भी राजस्थान के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस कार्य को हमारे यहाँ बैंकों के द्वारा किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे स्तर पर इसको किया जा रहा है। वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण की सहायता को प्रभावशाली ढंग से उपयोग किए जाने की आवश्यकता हमारे यहाँ पर है, ताकि उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है वह संस्थागत ऋणों पर निर्भर है। सामान्य रूप से क्या होता है कि किसी व्यक्ति को उधार की आवश्यकता होती है तो वह उधार गांव के महाजन है, साहूकार है, सूदखोर है या रिश्तेदार है, इनके माध्यम से लेता है, जिनकी ऋण व जिनकी महंगी ब्याज दर और ऋण की कठोर शर्तों के कारण एक बार वह अगर ऋण के चंगुल में फंस जाता है तो उसका निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो गांव के गरीबों को, किसानों को, ग्रामीण जनों को और अन्य लोगों को जिनको पैसे की आवश्यकता है, इन लोगों से बचाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको संस्थागत बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। राज्य के विकास हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण दिए जा रहे हैं। विनियोग का एक बैंक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार ने कई योजनाएं बनाकर भी ग्रामीण जनों को, किसानों को ऋण वितरित करने का कार्य किया है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, दीनदयाल अंत्योदय योजनाएं है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, अनुसूचित जाति जनजाति के विकास की योजनाएं हैं और अन्य गरीबी उन्मूलन कई ऐसी योजनाएं हैं
जो कि हमारे यहाँ बैंकों के माध्यम से चलाई जा रही है, और विशेष रूप से जो ग्रामीण बैंक है उनके माध्यम से सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों को आवश्यकता अनुसार ऋण सहायता देकर उनको ऊंचा उठाने का कार्य कर रही है। तो थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वहाँ कुल अगर हम बात करें तो 1575 शाखाएं हमारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सितंबर 2021 तक थी, जबकि भारत में कुल देखें तो 21,937 थी। जमा की बात करें तो इनमें 35,863 करोड़ रुपए जमा थे और इन्होंने 26,251 करोड़ रुपए के ऋण दिए। राजस्थान में कुछ 9 विदेशी बैंक भी हैं। इसके अलावा राजस्थान में 1560 निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं और 4,219 राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक हैं, जिनमें लगभग 3,36,907 करोड़ रुपए जमा है। इसके अलावा राज्य में लघु वित्त बैंक भी हैं, जिनकी संख्या लगभग 393 है। इसके अलावा राजस्थान में 35 पेमेंट बैंक भी हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में 7,791 बैंक हैं, जिनमें 4,96,510 करोड़ रुपए जमा है और इन बैंकों के द्वारा 3,75,030 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। तो देखिए हमारे यहाँ लगभग 5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास जमा है, पर बैंकों के द्वारा उधार 3,75,000 करोड़ ही दिया गया है। तो ये दर्शाता है कि अभी भी हमारे यहाँ थोड़ी सी बैंकिंग विकास की आवश्यकता है। अभी भी बैंकों के द्वारा जितनी राजस्थान में ऋण की आवश्यकता है उसकी उतनी ऋण राजस्थान के बैंकों के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में डिजिटल भुगतान की सुविधाओं के बारे में। नीति आयोग व भारत सरकार ने देश में 5 प्रकार के डिजिटल भुगतान को मंजूरी दी है, जिसमें USSD आधार सक्षम भुगतान हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड के रूप में एकीकृत भुगतान इंटरफेरेंस UPI है। यानी सरकार ने जब से हमारे यहाँ नोटबंदी करी तब से सरकार ये प्रयास कर रही है कि राज्य में डिजिटल भुगतान तेज़ी से बढ़े। जैसे हम किसी पेमेंट करते हैं, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो वो डिजिटल भुगतान है। इसी प्रकार से हम ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कोई भुगतान करते हैं तो उसे भी डिजिटल भुगतान किया जाता है। इसके अलावा हम भुगतान कार्ड स्वैप करके करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, या और कोई ऐसा माध्यम जिसमें बिना रुपए की नगद लेन देन के हम भुगतान को सक्षम करते हैं, तो इसे डिजिटल भुगतान की संज्ञा दी जाती है। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में डिजिटल UPI पेमेंट यानी डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले राज्य के करौली जिले को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चिन्हित किया गया था। इस डिजिटल भुगतान के तहत सरकार जिलों में, पंचायत समितियों में और ग्राम पंचायत स्तर पर नगद रहित लेन देन के लिए लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा ई-मित्र कियोस्क भी स्थापित किए गए हैं, माइक्रो ATM लगाए गए हैं और सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे का डिजिटल भुगतान करें ताकि करेंसी नोट को कम से कम यूज किया जाए। सामान्य रूप से जब करेंसी को नगद रूप में यूज किया जाता है तो बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान, एक हाथ से दूसरे स्थान पर जाती है, तो धीरे धीरे नोट खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, फट जाते हैं और सरकार को भारी मात्रा में पैसा खर्च करके पुनः करेंसी को पुनर्मुद्रण किया जाता है। दूसरा, जब करेंसी ज़्यादा होती है और कई लोगों के द्वारा नकली नोटों का चलन किया जाता है तो वह भी एक समस्या है। तो सरकार इस समस्या से समाधान के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन से करेंसी को कम यूज़ किया जाता है। केवल मोबाइल या और अन्य किसी माध्यम से
पेमेंट किया जाता है। तो उससे ये फ़ायदा है कि एक सरकार को बार बार नोटों की प्रिंटिंग की भी समस्या नहीं रहती है। दूसरी चीज़, जो 2 नंबर के लेन देन है वो भी जितना जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा वो 1 नंबर में आएगा, तो वह भी एक इसका फ़ायदा है। तो इस हेतु सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद एक हमारे यहाँ जो चल रही है स्टैंड अप इंडिया योजना, उसके बारे में बात करेंगे हम। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति तथा महिला उद्यमों की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से की गई। इस योजना का समग्र उद्देश्य संस्थागत ऋण संरचना की सेवा से वंचित आबादी को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधाएं प्रदान करना है। ये ऋण 7 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं, यानी 7 वर्ष की अवधि में इनको लौटाना होता है, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमों के द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है। इस योजना की परिचालन सुविधा के लिए लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो उसको समाधान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंड अप राज्य में बैंकों के द्वारा जो चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं उसकी बात करते हैं। राजस्थान में बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी बैंकों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी बैंकों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा विशेष केंद्रीय सहायता इंदिरा गांधी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना आदि सभी बैंकों के द्वारा चलाई जा रही है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी राजस्थान के बैंकों के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंदर लगभग 5 लाख जो रेहड़ी चलाने वाले हैं, पटरी पर फुटपाथ पर सामान बेचने वाले हैं, उनको तथा राजस्थान के बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, जो 12 से 18 किस्तों में उनको भुगतान करना होता है। इसके बाद देखिए राजस्थान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना। पहले जो सरकार के द्वारा जो भी स्कीम होती थी उसका लाभ सीधा गरीबों तक नहीं पहुंचता था, वरन किसी न किसी माध्यम से पहुंचता था, और उस माध्यम से पहुंचने में गरीबों को जितना पैसा मिलना चाहिए था वास्तव में उतना पैसा नहीं मिल पाता था। तो सरकार ने डायरेक्ट लाभ अंतरण की दृष्टि से वर्तमान में डीबीटी योजना चालू कर दी है, जिसके तहत सीधा ही लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा आएगा, तो उसको किसी भी प्रकार के मध्यस्थों को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना होगा। पहले ये होता था कि अगर गरीबों के लिए कुछ पैसा जारी किया जाता था तो उस पैसे उस केंद्र सरकार या राज्य सरकार से गरीब के बीच में बहुत सारे माध्यम होते थे जिनके माध्यम से वह पैसा वहाँ तक पहुँचता था, और इस माध्यमों में कई बार ऐसा समझने में आता था, ऐसा सुनने में आता था कि कई प्रकार से उस पैसे का दुरुपयोग किया जाता था, या गरीब से कुछ पैसा लेकर उसको वह बेनिफिट दिया जाता था, या बिना बेनिफिट दिए ही उसका साइन ले लिया जाता था। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए अब धीरे धीरे हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना लागू कर दी गई है, जिससे जो भी गरीबों को लाभ दिया जाना है वो सीधा उनके खाते में आ रहा है। तो उसकी वजह से अब बहुत हद तक इन योजनाओं में जो लीकेज होते थे वो सारे के सारे समाप्त होते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस वीडियो में हमने राजस्थान के सेवा क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी कि किस प्रकार से सेवा क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में है,
किस प्रकार से पर्यटन के माध्यम से हम राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में सकल घरेलू उत्पादन में अर्जन करते हैं, कैसे राजस्थान की सभ्यता संस्कृति भी हमारे यहाँ राज्य के अर्निंग का प्रमुख स्रोत है, और साथ ही हमने राजस्थान की वित्तीय सेवाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। राजस्थान के सेवा क्षेत्र के बारे में कुछ और बात हम अपने इसके पार्ट सेकंड में करेंगे। आप इस वीडियो को सुनेंगे तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर आपका प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का पर्यटन की दृष्टि से क्या महत्व है, तो इस वीडियो में इस बारे में हमने डिस्कस किया है। या पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र क्या होता है, तो भी हमने डिस्कस किया। तो मैं समझता हूँ जो भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। थैंक यू।